वालेकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंड टेस्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रॉम एजीसी अंडर ग्रेजुएट और स्पेशली फॉर फाटा इन बलूचिस्तान स्टूडेंट स्कॉलरशिप। और जिस तरह आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था फ्रॉम एजीसी फर्स्ट पेपर, और पिछले लेक्चर में हमने 2018 का जो पेपर था वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने 2022 की यानी जो प्रीवियस ईयर की पेपर है वो हमने डिस्कस कर लेना है, और फर्स्ट पोर्शन में हमने बायो को डिस्कस कर लेना है। तो चल लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 को लिखो। लेकिन जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आप लोगों ने स्पेसिफिक चैप्टर स्टडी कर लेना है फॉर एचएससी टेस्ट। हाँ, वो स्टूडेंट जो अभी एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारा बुक्स रिव्यू कर ले, लेकिन वो स्टूडेंट जिसका तैयारी कम है और इसके पास टाइम कम है, तो आप लोगों ने स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक टॉपिक को स्टडी कर लेना है। एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लूँगा कि इस स्टेज से कितने एमसीक्यूज आए थे, कौन सा चैप्टर था, कौन से प्रोविंस से था। आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने कौन से चैप्टर स्टडी कर लेना है। 9 से भी स्टडी कर लेना है, इस तरह 10 से या पंजाब से या फेडरल बलूचिस्तान एंड केपी के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 1। सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना है। ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि एमसीक्यूज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है? न्यूक्लियोटाइड आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमारे पास कौन सा लिंकेज होगा? ऑप्शन नंबर ए एस्टर लिंकेज, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड लिंकेज एंड ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज का कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एचएससी वाले एमसीक्यूज देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड से क्या मतलब? एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर, ठीक है। नंबर 2 नाइट्रोजीनियस बेसिस, एंड थर्ड वन फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4। H3PO4 ये 3 कंपोनेंट जिसमें होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर हम इससे ये वाला रिमूव कर लें फास्फोरिक एसिड को, तो फिर हमारे पास बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया कि न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है और न्यूक्लियोटाइड। जब ये 3 कंपोनेंट होते हैं यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन जब फास्फोरिक एसिड को हम रिमूव कर ले तो फिर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनता है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों ने तो ये अंडरस्टैंड किया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होता है? हेल्ड टुगेदर, तो क्या कौन सा बॉन्ड बनता है? टू फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जब बना लेता है। तो डियर स्टूडेंट, बाद में हम ऑप्शन को देख लेंगे। सबसे पहले हमने पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स को भी अंडरस्टैंड कर लेना। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड से क्या मतलब, ये सारी चीज़ जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा एट द एंड ऑफ एमसीक्यूज, आप लोगों को आइडिया भी होगा कि एचएससी वाले किस तरह एमसीक्यूज देते हैं। अब कोई एक होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक होता है डाइन्यूक्लियोटाइड और एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी जब हमारे पास 1 न्यूक्लियोटाइड से जो चीज़ मिलकर बना हो वो हमारे पास क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एटीपी, आप लोगों ने याद कर लेना है। सेकंड डाइन्यूक्लियोटाइड, अब डाइन्यूक्लियोटाइड जिसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड हो, जिस तरह अगर हम बात करें कोएंजाइम्स, ठीक है, कोएंजाइम्स, और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? FAD या NAD। और एक हमारे पास होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड डियर स्टूडेंट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिस तरह अगर हम बात करें DNA या RNA, ठीक है, ये हमारे पास दोनों किस चीज़ के एग्जाम्पल है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड के कौन से एग्जाम्पल है, डाइन्यूक्लियोटाइड के और इस तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की।
अक्सर एचएससी वाले क्या कर लेते हैं, इस तरह सिंपल एमसीक्यूज उठा लेते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल क्या है। ऑप्शन में देता है डीएनए, आरएनए, बोथ एंड नॉन, तो आप लोगों ने बोथ ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। अगर मोनोन्यूक्लियोटाइड के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने एटीपी पे जाना है। और इस तरह डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि बार बार ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है एमडीकेट में भी, तो आप लोगों को एचएससी में भी दे सकता है कि हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल क्या है। को एंजाइम भी दे सकता है। इसके अलावा ऑप्शन में एफएडी या एनएडी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये एग्जाम्पल भी याद कर लेना है और इसका कंसेप्ट भी याद कर लेना है। अब हम एमसीक्यूज पे आता है कि एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास वो कौन सा लिंकेज है जब न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आपस में क्या कर लेता है, हेल्ड टुगेदर कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी फास्फोडाइस्टर लिंकेज। अब इसका कंसेप्ट किस तरह आप लोगों को समझ आ जाएंगे कि हमारे पास फास्फोडाइस्टर लिंकेज इसके अंदर है। यहाँ को डायग्राम्स के थ्रू शो किया हुआ है। अब ये किस चीज का डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर भी है, फास्फोरिक एसिड भी है, इस तरह हमारे पास इसके अंदर हमारे पास बॉन्ड भी है, नाइट्रोजीनियस बेसिस भी है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों को किस तरह आइडिया होगा कि ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है, आरएनए का है या डीएनए का है। आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास जो डीएनए होता है, डीएनए में यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। यूरासिल की बजाय हमारे पास क्या होता है, थायमीन। और इस तरह अगर हम आरएनए की बात करें, इंस्टेड ऑफ थायमीन हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज एचईसी वाली दे सकता है कि डीएनए में हमारे पास कौन सा होता है और इस तरह आरएनए में। तो याद रखो, आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होता है और डीएनए में यूरासिल की जगह हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होता है, थायमीन। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद कर लेना है। अब देख लिया हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है, थायमीन है और इस तरह एडेनिन है। तो डियर स्टूडेंट, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डीएनए का, क्योंकि इसमें हमारे पास आरएनए वाला यूरासिल प्रेजेंट नहीं है। तो आप लोगों को आइडिया तो हो गया कि हमारे पास ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, डीएनए का। अब देख ले यहाँ पे मैं जिस तरह जिक्र किया हुआ है कि हमारे पास ये क्या है, पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर। अब इसके अंदर हमारे पास जब लिंकेज होता है वो कौन सा लिंकेज होता है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज। और देखो पता है कार्बन नंबर 3 और 5 पे हमारे पास इसकी अटैचमेंट होता है OH ग्रुप। इसका फिर आप लोगों ने यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रक्चर भी ड्रा शो कर लेता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये किस तरह लिंकेज कर लेता है। अब चूंकि यहाँ पे मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज किस तरह होता है। एक शुगर है, दूसरी शुगर, और इन दोनों को इसने क्या हुआ है, लिंकेज किया हुआ है। और कौन से लिंकेज के थ्रू किया हुआ, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा एक और एमसीक्यूज भी इस डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों से पूछ सकता है। वो किस तरह, जिस तरह यहाँ पे मैंने ये डॉट डॉट से शो किया हुआ है। अब ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला इस तरह ये यानी ये हमारे पास इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान हमारे पास कौन से नाइट्रोजनस बेस आता है, एक आता है थायमीन और दूसरा एडेनिन। कौन से, टी है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। और 3 के लिए आप लोगों ने जीसी। ठीक है, जीसी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इस तरह TA यानी थायमीन एंड एडेनिन के दरमियान हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी पॉसिबल है कि आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे पास वो कौन से नाइट्रोजनियस बेस है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप पूछा जाए कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर आप लोगों ने जीसी वाला ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है। यानी एमसीक्यूज नंबर 1 के कंसेप्ट आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स क्या कर लेना है, नोट्स कर लेना है या अपने माइंड में क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है लाइक ए मेमोरी कार्ड। ओके, एमसीक्यूज नंबर 2 उसको रीड आउट कर लेना है। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर ए coenzyme, option number B cofactor, option number C inhibitor and option number D prosthetic group। बहुत सिंपल एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जिक्र हो रही है एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में। अब देख लो, जब एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट होता है, ठीक है, क्या होता है, इनहिबिट बाय सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस
ऐड होने की वजह से, तो वो हमारे पास क्या है, कोएंजाइम है या कोफैक्टर है या इनहिबिटर है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर अगर हम क्या कर ले, एंजाइम्स को डिस्टर्ब कर ले, ठीक है, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, कोएंजाइम या कोफैक्टर या इनहिबिटर या प्रोस्थेटिक ग्रुप। डियर हमारे पास क्या है, इनहिबिटर। जिस तरह यहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर मेंशन भी है इनहिबिटेड, तो वो कौन कर लेता है, इनहिबिटर कर लेता है। और इसके अलावा कोएंजाइम, कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये हेल्प कर लेता है एंजाइम्स की एक्टिविटी में। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन सा ऑर्गेनेली है जिस्टोन जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर लेता है प्लांट सेल के अंदर, वो कौन सा ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सारे ऑर्गेनेली शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आप लोग इसकी वीडियो भी देख सकते हो, जो कि डिटेल से मैंने एक एक को डिस्कस किया हुआ है, एमजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनएमडीके या इस तरह ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। और इसके अलावा अगर मैं मेंशन कर लूँ, वो चैप्टर मैंने इस तरह पढ़ाया हुआ है कि आप लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लेकर फ्रॉम प्रोकैरियोट तक बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस तक आप लोगों को वो चैप्टर क्या देगा, हेल्प देगा। तो अगर आपके पास टाइम है वो लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जनरल अगर डिस्कस कर लूँ एजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने जो फर्स्ट 5 चैप्टर है यानी 6 तक आप लोगों ने वो डिटेल से स्टडी कर लेना है। इसके दरमियान कुछ किंगडम आते हैं, अगर आप लोगों ने वो स्किप कर लेना है, जो लास्ट में आप लोगों के साथ डिटेल में भी डिस्कस कर लूँगा कि आप लोगों ने कौन से चैप्टर को स्टडी कर लेना है। अच्छा, तो वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प देता है। तो डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। और अगर एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस अटैक ऑन ह्यूमन इम्यून सिस्टम। वो कौन सा वायरस है जो ह्यूमन की इम्यूनिटी सिस्टम पे क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास जो HIV होता है यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, तो वो क्या कर लेता है, डायरेक्ट अटैक कर लेता है। लेकिन इसके अलावा HAV, HBV, HCV ये भी अटैक कर लेता है इम्यून सिस्टम पे, लेकिन ये एक स्पेसिफिक आर्गन पे अटैक कर लेता है। इस तरह अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर बात करें HBV और HCV, ये लीवर पे, ठीक है, लीवर पे क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है, और इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या कर लेता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी में ऑल आता, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने कौन से ऑप्शन को करेक्ट कर लेना था, ऑल ऑफ दिस। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड भी यूज हुआ है, ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो हमारे पास कौन सा स्पेसिफिक वायरस है, HIV। चूंकि वायरस चैप्टर में ऑलरेडी उसकी डिस्कस मौजूद है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में उस चैप्टर को हम डिटेल से भी स्टडी कर लेंगे। MCQs number 5. During conjugation and sexual reproduction of bacterial, they form conjugation bridge by using dash. Option number A, capsule. Option number B, flagella. Option number C, pili, and option number D, plasma membrane. तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट चैप्टर में हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर, तो इसके डिफरेंट मेथड है। तो 3 टाइप ऑफ मेथड है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हमारे पास होता है ट्रांसडक्शन, और थर्ड वन हमारे पास होता है कंजुगेशन। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंजुगेशन, तो वो हमारे पास किसके थ्रू होता है। अब सबसे पहले हम कंजुगेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंजुगेशन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंजुगेशन। अब डियर स्टूडेंट, किस तरह होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है और ये हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, डोनर, और ये क्या है, रेसिपिएंट। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक ब्रिज होता है, ठीक है, कंजुगेशन ब्रिज। इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन ब्रिज या पिलस, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्या कर लेता है, पिलस के थ्रू या पिलाई के थ्रू, ठीक है।
बाय पेलाई के थ्रू वो क्या कर लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में क्या डीएनए ट्रांसफर होता है, तो वो पेलाई के थ्रू होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 5 से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज is an association of a certain fungi with dash। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने माइकोराइजा वर्ड अंडरस्टैंड कर लेना है। माइकोराइजा, माइकोराइजा इसका जो एसोसिएशन होता है, यानी कौन सा एसोसिएशन होता है, यहां पे मैं ड्रा कर लेता हूं, सिम्बायोटिक, या इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक, म्यूचुअलिस्टिक। अब डिस्टोन ये एसोसिएशन हमारे पास प्लांट्स की रूट और इस तरह फंजाई और प्लांट्स के दरमियान जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा या माइकोराइजा। अब देख लिया ऑप्शन में एल्गी या एल्गी, ऑप्शन नंबर बी एनिमल, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन नंबर डी प्लांट। तो डियर स्टूडेंट जब प्लांट और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन होता है म्यूचुअलिस्टिक, वो हमारे पास क्या है, माइकोराइजा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप, हमारे पास वो कौन सा प्लांट्स ग्रुप है जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। एंजियोस्पर्म हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म हमारे पास सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। ये क्या होता है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। और इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट, हाई वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें एडियंटम और डी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रिकोफाइट्स, ये हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है दोस्तों, नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म। आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भी याद कर लेना है, मैं भी नेक्स्ट टाइम इस तरह पूछ जाए कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास न तो फ्लावर प्रोड्यूस होता है और इस तरह न इसके अंदर हमारे पास फ्रूट। और इस तरह अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये वेस्कुलर प्लांट है, हाई वेस्कुलर, और ट्रिकोफाइट हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद कर लेना है। ओके, एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू फाइलम हैविंग सेगमेंटेड लीग। तो हमारे पास वो कौन सा फाइलम है जिसके सेगमेंटेड लीग होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हमारे पास जो बुक्स के अंदर गिवन है वो है फाइलम एनालिड्स, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। इसके अंदर चूंकि हमारे पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी इस चैप्टर से डियर स्टूडेंट मैं 5 पेज आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने एचएससी के लिए सिर्फ ये 5 पेजेस क्या कर लेना है, याद करना है, वो आप लोगों को एमसीक्यूज में हेल्प देगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये वर्ड भी अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारे पास जो एनालिड्स होता है वो क्या है, एनालिड्स या एनालिडा, ये हमारे पास क्या है, सेगमेंटेड लीग, सेगमेंटेड लीग। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस होता है, फाइलम यानी नॉन सेगमेंटेड, ठीक है, नॉन सेगमेंटेड, इसके अंदर हमारे पास 2 फाइलम, एक है प्लेटिहेलमिन्थस, ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थस, और दूसरा हमारे पास क्या है, एशेलमिन्थस, शेलमिन्थस। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सेगमेंटेड या सुपरफिशियली सेगमेंटेड, और एनालिड जो होता है वो हमारे पास क्या है, सेगमेंटेड। और इस तरह हमारे पास जो गिवन है आर्थ्रोपोडा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब सेगमेंटेड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है। अगर हम बात करें एनालिड की, तो एनालिड का एग्जांपल हमारे पास क्या है, अर्थवार्म, अर्थवार्म या मेडिसिनल लीच, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, एक अर्थवार्म की स्ट्रक्चर है। अब सेगमेंटेड का क्या मतलब होता है, डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ,
ये क्या है? सेगमेंटेड। ये क्या है? सेगमेंटेड। ठीक है। और हर सेगमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, हर सेगमेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट, इस तरह हर सेगमेंट के अंदर आर्गन मौजूद होगा। इस तरह नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल एक हार्ट होगा और वो सारा का फंक्शन परफॉर्म कर, नहीं, इसके अंदर चूंकि हमारे पास सेगमेंटेड प्रेजेंट होता है और हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट आर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, तो ये था MCQs नंबर 9 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सॉरी 8। और इसके अलावा आप लोगों ने ये 5 पेज क्या कर लेना है? याद कर लेना है। और हर पेज के अंदर मैंने ट्रिक्स भी शेयर किए हुए हैं, आप लोग ट्रिक्स के थ्रू भी ये चीज़ें याद कर सकते हो HSC के लिए सिर्फ। अच्छा, MCQ नंबर 9, which of the following is involved in photolysis of water during light reaction of photosynthesis? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? साइटोक्रोम बी, F complex, NADP reductase, in option number C PS2, in option number D PS1, कौन सा सिस्टम होगा? इस तरह आपको पता है कि हमारे पास जो फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस यानी लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास दो किस्म रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट। अब चूंकि लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास फिर दो किस्म की साइकिल होता है, एक साइक्लिक रिएक्शन होता है और दूसरा नॉन साइक्लिक। अब यहाँ पे आप लोग अगर देख ले फोटोलाइसिस, तो फोटोलाइसिस हमारे पास जो होता है फिर दो किस्म के सिस्टम होता है, एक होता है फोटो सिस्टम 1, एक होता है फोटो सिस्टम 2। चूंकि फोटोलाइसिस हमारे पास किसकी करेक्टराइजेशन में आता है? करेक्टर वो PS2 में आता है, तो इसलिए वजह से आप लोगों के साथ करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगर आप लोगों को इसके कंसेप्ट का नहीं पता तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग कोशिश कर लें कि चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक को डिटेल से स्टडी कर लें। और इंशाल्लाह ये जो बायो एनर्जेटिक चैप्टर है और इसके अलावा जो एनिमेलिया चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में ये दो वाहिद चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को अक्सर डिफिकल्टी नज़र आता है इस चैप्टर में MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अगर मैं बात कर लूँ। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ HEC टेस्ट, बायो एनर्जेटिक चैप्टर को मैंने टारगेट कर लेना है और इसके साथ जो एनिमेलिया चैप्टर है, और इंशाल्लाह इतने आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का ईच एंड एवरी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और वो कंसेप्ट से रिलेटेड हो और वो मैं आप लोगों के साथ टेक्स्ट के थ्रू शेयर करूँ, या इसके अलावा जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इन फ्यूचर लेक्चर। अच्छा, MCQs नंबर 10, which of the following mineral is the main constituent of क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? तो वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होगा या मिनरल होगा? तो डियर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूँ। आप लोगों ने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम, और इसके सराउंड हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसके दरमियान हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम का सेंट्रल रूल है क्लोरोफिल के अंदर, तो इसी वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास मैग्नीशियम होगा। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना लेता है? पोरफायरिन रिंग। क्या? पोरफायरिन रिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था MCQs नंबर 10 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट नंबर 11 के स्टेटमेंट में क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग दीज ऑर्गेनिजम्स कैन डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्किन एंड आल्सो लंग्स? तो वो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो लंग्स के थ्रू भी क्या कर लेता है? एक्सचेंज ऑफ गैस, और इस तरह स्किन के थ्रू भी। ऑप्शन नंबर ए एम्फेबियंस, ऑप्शन नंबर बी बर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी मैमल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी रेप्टाइल। तो डियर स्टूडेंट, ये जनरल टाइप ऑफ MCQs है फ्रॉम एनिमेलिया चैप्टर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्फेबियंस। एम्फीबियन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है? एम्फीबियन की कैटेगरी में। और डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉग के लिए आप लोगों ने जनरल ये भी याद कर लेना है कि ये 3 टाइप, ठीक है, लंग्स के थ्रू भी, और इस तरह अगर हम बात करें स्किन के थ्रू भी, और थर्ड लेनिंग ऑफ मौत के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। वाहिद हमारे पास कौन सा एनिमल है? फ्रॉग। अच्छा, MCQs नंबर 12 में क्या गिवन है? द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज डैश, मसल्स, न्यूफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनेली। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है वो क्या है? न्यूफ्रॉन्स।
यहाँ पे जिक्र हुआ एक न्यूरॉन के डियर स्टूडेंट। तो न्यूरॉन हमारे पास क्या है, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। अर्गेनली के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं, और इस तरह मसल्स। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 13, पैरामेशियम मूव विद द हेल्प ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए सिलिया, ऑप्शन नंबर बी फिलिजिला, ऑप्शन नंबर सी लेगिन, ऑप्शन नंबर डी सोडोपोडिया। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पैरामेशियम होता है वो किसके थ्रू हमारे पास क्या कर लेता है, मूव कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है, एक पैरामेशियम का। ठीक है, तो इसके मेम्ब्रेन पे हमारे पास सेलिया प्रेजेंट होते हैं, सेलिया। और सेलिया की मदद क्या कर लेता है, मूव कर लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेलिया। एमसीक्यू नंबर 13 के लिए। और नंबर 14 के स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से कितने पेयर ऑफ नर्व ओरिजिनेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ब्रेन से टोटल पेयर ऑफ नर्व जो ओरिजिनेट होता है वो है 12 पेयर। और इसको हम कहते हैं क्रेनियल या सेरेब्रल 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 नर्व। तो टोटल हमारे पास कितने नर्व ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन से, 12 पेयर। ठीक है, और इस तरह अगर हम बात करें स्पाइनल नर्व की, स्पाइनल नर्व, तो वो टोटल कितने हैं, 31 पेयर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ब्रेन से। लेकिन अगर पूछा जाए कि हमारे पास स्पाइनल कार्ड से टोटल ऑफ कितने नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स के लिए फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 पेयर ऑफ। ओके, नंबर 15 में, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द साइट ऑफ ओजेनेसिस, द साइट ऑफ ओजेनेसिस इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर ए सर्विक्स, ऑप्शन नंबर बी फॉलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी ओवरी, ऑप्शन नंबर डी ओविडिक। जहाँ पे ओजेनेसिस अक्कर होता है तो वो हमारे पास क्या है, ओवेरी। ठीक है, ओवेरी। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वो डायग्राम भी शो कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लेंगे अगर मैं वो आप लोगों के साथ बना लूँ, तो आप लोगों ने यहाँ से आइडिया लेना है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ओविडक्ट है या फॉलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी एग एंड स्पर्म। ठीक है, एग एंड स्पर्म वो कहाँ पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 16, व्हेन एम्ब्रियो हैज डेवलपमेंट 3 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ ectoderm, mesoderm and endoderm, a term is this. Option number A blastula, option number B gastrula, option number C morula and option number D narula। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जब टू, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, टू एम्ब्रियो एम्ब्रियो लेयर जब कन्वर्ट होता है 3 एम्ब्रियो लेयर में, तो इसके लिए जो हमारे पास टर्म यूज होता है वो क्या है, गेस्ट्रूला। गेस्ट्रूला यानी कौन सी लेयर, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। ठीक है, इन 3 लेयर को हम क्या कहेंगे, गेस्ट्रूला, और इसमें गेस्ट्रुलेशन। अच्छा, मुरुला, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना, मुरुला जब हम कन्वर्जन ऑफ zygote into solid ball like structure, solid ball like structure, तो हम इसको क्या कहेंगे, मुरुला। क्या है, ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला से क्या मतलब, ब्लास्टूला यानी इसमें जो हालो स्फीयर develop at the
end of cleavage, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टूला। तो इसी वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्ट्रूला। ठीक है, 3 लेयर ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड गेस्ट्रूला। ओके, एमसीक्यूज नंबर 17 में क्या गिवन है, which of these crosses will be more appropriate if we want to check the genotype of organism with the dominant phenotype? Option number A, check cross. Option number B, forward cross. Option number C, reciprocal cross. And option number D, test cross. जिस तरह इस एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए सबसे आसान सा ट्रिक ये है कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, ऑप्शन को डिलीट कर लेना है। ठीक है, फॉरवर्ड क्रॉस हमारे पास बायो के अंदर इसका कोई जिक्र ही नहीं है कोई भी चैप्टर में। इस तरह अगर हम बात करें चेक क्रॉस की, ये भी कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी डिलीट करना। अब कंपटीशन है टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, अच्छा, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है और चेक क्रॉस क्या होता है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, एक होता है हमारे पास रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस से मतलब होता है डियर स्टूडेंट, आर से रेसिप्रोकल क्रॉस यानी पेरेंट सेक्स के लिए जो कर लेते हैं, पेरेंट सेक्स यानी सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इसके लिए हम कौन सा क्रॉस कर लेते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। और एक हमारे पास होता है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन कर लेता है फिनोटाइप की, किस चीज की, डोमिनेंट फिनोटाइप की, हमारे पास होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यूज में क्या गिवन है, इफ वी वांट टू चेक जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप, यानी ये हमारे पास होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ठीक, या हेटेरोजाइगस। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, टेस्ट क्रॉस। तो आप लोगों ने फ्रॉम द फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन, तो जिसमें हमारे पास वो कौन सा साइंटिस्ट ना जिसने एक्वायर्ड कैरेक्टर को स्टडी किया था, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो वो हमारे पास था लेमार्क। ठीक है, डी लेमार्क यानी जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक है, डार्विन 13, ऑल ऑफ दीज एबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम एक्सेप्ट डैश। एबायोटिक की बात हो रही है स्टूडेंट्स, और इसमें हमारे पास एक्सेप्ट कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोब्स, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर, एंड ऑप्शन नंबर डी, वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है ये जो कायनात है दो चीज़ों से मिलकर बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक में हमारे पास क्या आता है और इसमें हमारे पास जो नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग की अगर हम बात करें, और इसमें हमारे पास लिविंग चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसमें एटमॉस्फेयर, इस तरह वाटर, ठीक है, इस तरह टेम्परेचर, तो ये सारे किस चीज़ में आता है, एबायोटिक में। अगर हम लिविंग की बात करें इस तरह बैक्टीरिया, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल। ठीक है, तो ये सारे किस चीज़ के अंदर आता है, बायोटिक फैक्टर के अंदर। अच्छा, तो आप लोग चेक कर ले कि हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास जो माइक्रोब्स है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी में आता है, बायोटिक फैक्टर में, और यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, एबायोटिक फैक्टर। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 20 जो लास्ट एमसीक्यूज है फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज लीस्ट रेनफॉल, हमारे पास वो कौन सा है जहाँ पे कम बारिश होता है, डियर स्टूडेंट, कोनिफरस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट में, ऑप्शन नंबर सी, ग्रासलैंड में, या ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे कम बारिश होता है उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट में हमारे पास जो बारिश की परसेंटेज है वो सबसे कम है। इसके बाद हमारे पास, अच्छा, अगर यहाँ पे डिस्कस हो जाए कि हमारे पास सबसे ज़्यादा किस्में, तो फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है,